यह चैप्टर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का है। चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग भूमि। तो भूमि से हम लोग देखेंगे, यहाँ से भूमि से भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल आते हैं। जितने भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है उसमें भूमि भी शामिल है। संख्या 30 में क्षेत्रफल लगभग 30% का भाग भूमि है। यही इन्हीं थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और 29% क्या है, जमीन है लगभग। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब हर एक जगह हर एक तरह का लैंड भी है, इसीलिए अलग अलग तरह का लैंड पर अलग अलग तरह की जनसंख्या मिलता है, मतलब कम या ज्यादा। उभर खावर स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन उर्वरक मैदान और घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग क्या होता है, देखते हैं। भूमि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप अम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ऊपर में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, सूची बना लीजिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिकूल रूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि या सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चार, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं? सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो भूमि थोड़े बढ़ रहा है, ज्यों को त्यों है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोग के सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नागरिक क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, इसमें कह रहा है भूमि संसाधन का संरक्षण।
बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्या हुआ है? विनाश हुआ है। इसमें इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरता के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। जैसे क्या? मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और जलवायु के घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। लंबे समय से भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देते हैं। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियां के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाता है। चिंता का एक मुख्य विषय है ये सब। एक वस्तुस्थिति अध्ययन देखते हैं क्या? एक राज्य के हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पांजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंचती है। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश के बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। न्यूनीकरण प्रक्रिया क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण है और उनका प्रावधान कैसे करना है। भूस्खलन को रोकना कुछ ही प्रविधियों निम्न है। जैसे क्या है? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, मतलब पेड़ पौधा। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए वृष्टि अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। जैसे कि कुछ डायग्राम है ये। जैसे ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ये वाले भाग जो है बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा के नाम से जाने जाते हैं इस भाग को। अब ये वाले भाग को जानते हैं अपेक्षीय चट्टानीय मृदा के नाम से जाने जाते हैं, और इस वाले भाग को जनक चट्टानों के नाम से जानते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को
उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है? उपजाऊ। जैसे जैसे एग्जाम मृदा है यहाँ पर, इसके देखिए क्या क्या है। जनसेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, परागण और निर्धारित करती है। उच्चवाच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्मित की दरों को प्रभावित करते हैं। वनस्पतियों, प्रजातियों और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परीक्षण की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक क्या है? मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का रूप और जलवायिका कारक है। कौन सा है? जनक सेल जलवायिका कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ को भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या है? उसका उपाय क्या है? इसको देख क्रियाकलाप, इसको आप लोग पढ़ लें। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संरक्षण के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भू संकलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ गतिविधियां निम्न प्रकार है। क्या क्या है? मल्च बनाना। मल्च बनाना देखते हैं क्या होता है, हम लोग जानते हैं। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फॉर्म क्या होता है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इसमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाती है। समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है, इसको देखते हैं। एक पहाड़ीय ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बनाया जा सके। समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होता है? समुच्च रेखीय रोधिकाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित रखने के लिए खाइयां बनाई जाती है। क्रियाकलाप है यहाँ पर। चट्टान बांध, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाते हैं। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर निम्न फसलें एकांतरित कदरों में उगाई जाती है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग इतना अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी स्थितियों के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% और लवण जल उपलब्ध है और
वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायु में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविध प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गति से, जैसे कि आप जानते हैं, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोज्य और नकदी फसलों की मांग, सौंदर्यीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, इसे पीने के लिए अगर हम लोग प्रति व्यक्ति के लीटर के हिसाब से देखते हैं, 3 लीटर आदमी, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाना 20 लीटर, शौचालय 40 लीटर, वस्त्र धोना लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी 23 लीटर, मतलब टोटल 150 लीटर यूज करते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। जल की उपलब्धता की समस्या क्या है उसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की पूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल भाव की अधिकता समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के फलस्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोगी और जल के स्रोत के संतुलन के कारण भी होता है, अभाव होता है। जल संसाधनों के संरक्षण। जल के आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छीन होने संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसमें उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहिका मल, कृषि रसायन तथा विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक वर्ष जल के प्रमुख प्रदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु और पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव न्यूनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानवीय शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वायु उपयुक्त गतिविधि से अधिक जल के प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः प्रदूषित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचालित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल का क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा
ढपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें देखिए क्या है, आपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रह करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लगाना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटों की वर्षा का एक दौर 800 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तलिपि प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी एक वस्तु देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व आर्द्र में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेम्स रेशमी स्पार्क देखकर उत्साह थी। यह खूबसूरत स्पार्क देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पैरों पर पले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधनों हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायक करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधों और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्यापन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक अथवा इम्यून जैसे पीरानासी से किया जाता था, उसमें अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का विवरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जिसे वन, घास, स्थल,
लुगमा और टुंड्रा सभी को। भारतीय वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघन कम होती जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व का घास स्थलों का निर्माण होती है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कांटीली झाड़ियां एवं लुग्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को हटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाले होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दी में विश्व के जितने लोगों थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण में तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं और आर्द्र प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावान और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने से प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक आधिकारिक शिकार करने की संख्या का बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ गई है। पशु खान चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है। इससे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटी, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण की संतुलन बना रहता है। विश्व की अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल-पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूक कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और प्रोत्साहन कारक चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना ताकि वे विविध प्रजातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने अथवा व्यापारिक करने के लिए विरोध। भारत में शेर, चीतों, हिरण, भारतीय संगरा और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड
स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। यहाँ होता है हमारा 2 चैप्टर अंतिम। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, कुछ 1 वर्ड भी क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे इसका।